आज है 9 अप्रैल बृहस्पतिवार का दिन। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट जिसे आपके लिए तैयार किया है निधीश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौड़ियाल, फलक अफशान और विश्वजीत कुमार ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। आज की बड़ी खबरों में हम बात करेंगे पश्चिम एशिया के सुलगते हालात की, जहां इजरायल और लेबनान के बीच युद्धविराम की सुगबुगाहट है, तो वहीं ईरान ने होर्मुज जलमरुमध्य पर नए सिरे से नियंत्रण की चेतावनी दी है। उधर भारत के भीतर चुनावी सरगर्मी तेज है, जहां असम में हिंसा की खबरें हैं, वहीं तमिलनाडु में अभिनेता विजय की नई पार्टी टीवीके ने राजनीतिक समीकरणों को उलझा दिया है। इसके साथ ही हम नजर डालेंगे बैंक घोटालों, दिल्ली के सीवा में हुई एक मजदूर की मौत और कश्मीर में 28 साल बाद आए एक अदालती फैसले पर। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ईरान युद्ध के प्रभावों और रूस को होने वाले आर्थिक मुनाफे का विश्लेषण भी आज के बुलेटिन का हिस्सा है। अल जजीरा, द वायर, रॉयटर्स और द इंडियन एक्सप्रेस जैसी न्यूज़ एजेंसियों के हवाले से अगले कुछ मिनटों में हम इन सभी खबरों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। अल जजीरा के मुताबिक इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान के साथ सीधी बातचीत शुरू करने का निर्देश दिया है। ये फैसला लेबनान में हुए भीषण हमलों के बाद आया है, जिसमें एक ही दिन में 200 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। लेबनान ने इस त्रासदी पर राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकिन ने इजरायली हमलों को युद्धविराम का उल्लंघन बताया है। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि जब तक समझौते का पूरी तरह पालन नहीं होता, अमेरिकी नौसेना और सैन्यकर्मी ईरान के पास तैनात रहेंगे। द गार्डियन की रिपोर्ट के अनुसार ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई ने अपने पिता की हत्या के बाद पहली बार बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि ईरान अपने नुकसान का प्रतिशोध लेने के लिए प्रतिबद्ध है। खामेनेई ने होर्मुज जलमरुमध्य के प्रबंधन को नए चरण में ले जाने की बात कही है, जो वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए एक बड़ा संकट पैदा कर सकता है। उन्होंने अपने समर्थकों से सड़कों पर उतरकर सरकार के पक्ष में आवाज़ उठाने की अपील की है ताकि अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं में ईरान का पक्ष मजबूत हो सके। द वायर के विश्लेषण में ईरान पर हुए युद्ध के 10 महत्वपूर्ण परिणाम बताए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार युद्ध ने अमेरिकी सैन्य शक्ति की सीमाओं को उजागर किया है और इजरायल की सुरक्षा प्रणाली की कमजोरी दिखाई है। सबसे अहम बात यह है कि ईरान ने होर्मुज जलमरुमध्य पर नियंत्रण के जरिए वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिलाने की क्षमता साबित की है। विश्लेषण में ये भी कहा गया है कि जहां चीन और पाकिस्तान नए शांतिदूत बनकर उभरे हैं, वहीं भारत की भूमिका इस बड़े संकट में अप्रासंगिक दिखी है। युद्ध के कारण ईरान में कट्टरपंथियों की पकड़ और मजबूत हुई है। रॉयटर्स की गणना के अनुसार ईरान संकट के कारण वैश्विक तेल की कीमतें $100 के पार चली गई हैं, जिसका सीधा फायदा रूस को हुआ है। अप्रैल महीने में रूस के तेल कर से होने वाली आय दोगुनी होकर $9 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। ये पिछले साल की तुलना में 10% अधिक है। रूसी यूराल क्रूड की औसत कीमत $77 प्रति बैरल तक पहुंच गई है, जो बजट अनुमान से कहीं ज़्यादा है। क्रेमलिन का कहना है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच रूसी तेल के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुरोधों की बाढ़ आ गई है। टीएनआई के अनुसार असम के श्रीभूमि जिले में चुनावी हिंसा के दौरान ईवीएम तोड़ने और झड़पों की खबरें आई हैं, जिसमें लगभग 30 लोग घायल हुए हैं। भाजपा और कांग्रेस समर्थकों के बीच हुई इस भिड़ंत के कारण कई मतदान केंद्रों पर काम रोकना पड़ा। इस बीच पुडुचेरी में रिकॉर्ड 87% मतदान हुआ, जबकि असम में 85.51% और केरल में 77.45% वोटिंग दर्ज की गई। डिब्रूगढ़ में भी भाजपा और एजेपी के बीच झड़पें हुई, जहां पुलिस एक घर में कथित आईटी सेल चलाए जाने की जांच कर रही है। तृणमूल कांग्रेस ने एक वीडियो साझा कर बंगाल विधानसभा चुनाव में बड़ी धांधली का आरोप लगाया है। द टेलीग्राफ ऑनलाइन के मुताबिक वीडियो में हुमायूं कबीर जैसा दिखने वाला व्यक्ति भाजपा से समर्थन के बदले 1000 करोड़ रुपये की मांग कर रहा है। वीडियो में उपमुख्यमंत्री पद और मुस्लिम मतदाताओं को गुमराह करने जैसी बातें कही गई हैं। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने इस मामले की केंद्रीय एजेंसियों से जांच कराने की मांग की है। हालांकि इस वीडियो की सत्यता की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है और भाजपा ने इन आरोपों पर चुप्पी साधी हुई है। द इंडियन एक्सप्रेस में दीप्तिमान तिवारी की रिपोर्ट बताती है कि अभिनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कज़गम ने तमिलनाडु की राजनीति को बहुध्रुवीय बना दिया है। युवाओं के बीच विजय की भारी लोकप्रियता के कारण ये पार्टी 10 से 20% वोट हासिल कर सकती है। रिपोर्ट के अनुसार टीवीके केवल एक वोट कटवा पार्टी नहीं है, बल्कि द्रविड़ विचारधारा और तमिल राष्ट्रवाद के मेल से एक मजबूत विकल्प के रूप में उभर रही है। यह नई राजनीतिक ताकत डीएमके और एआईडीएमके के दशकों पुराने वर्चस्व के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है।
स्क्रोल की रिपोर्ट के अनुसार केरल के पलक्कड़ में भाजपा उम्मीदवार शोभा सुरेंद्रन पर पैसे बांटने के आरोप लगे हैं। एक वायरल वीडियो के आधार पर चुनाव आयोग ने जांच शुरू कर दी है, जिसमें एक बुजुर्ग महिला को 500 रुपये के नोट दिए जाने का दावा किया गया है। महिला का कहना है कि उसने दवाइयों के लिए पैसे मांगे थे। शोभा सुरेंद्रन ने इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया है, जबकि कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने इसे चुनावी भ्रष्टाचार बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले का बोरसक गांव अपनी एक नई पहचान बना रहा है। डेक्कन क्रॉनिकल के अनुसार यहां गालियां देने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। नियम तोड़ने पर 500 रुपये का जुर्माना या 1 घंटे तक गांव की सड़कों की सफाई का दंड दिया जाता है। पहल के सूत्रधार अश्विन पाटिल का कहना है कि इससे गांव में आपसी झगड़े कम हुए हैं और सामाजिक सद्भाव बढ़ा है। गांव में संस्कार क्रांति अभियान के तहत निगरानी समितियां भी बनाई गई हैं ताकि लोग सभ्य भाषा का प्रयोग करें। 2016 के चर्चित तंजील अहमद हत्याकांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। द इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर मनीष साहू के अनुसार कोर्ट ने आखिरी दोषी रैयान को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि पुलिस द्वारा पेश किए गए परिस्थितिजन्य साक्ष्य कमजोर थे। एनआईए अधिकारी तंजील और उनकी पत्नी की हत्या के इस मामले में अब कोई भी आरोपी जेल में नहीं है। मुख्य आरोपी मुनीर की पहले ही जेल में मौत हो चुकी है। इस फैसले ने पुलिस की जांच और न्याय प्रणाली की पेचीदगियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि मंदिर और मठ संप्रदायों के आधार पर लोगों का प्रवेश रोकते हैं तो ये हिंदुत्व के लिए हानिकारक होगा। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि समाज को इस तरह बांटना संविधान के विरुद्ध है। ये टिप्पणी सबरीमाला मंदिर से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई के दौरान की गई। कोर्ट ने जोर दिया कि सार्वजनिक धार्मिक संस्थानों को सभी के लिए खुला रखना राज्य और समाज की जिम्मेदारी है ताकि सामाजिक समरसता बनी रहे। द ट्रिब्यून के अनुसार पंचकूला नगर निगम के 160 करोड़ रुपए के एफडी गबन मामले में कोटक महिंद्रा बैंक के वाइस प्रेसिडेंट पुष्पेंद्र सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया है। आरोप है कि पुष्पेंद्र ने सरकारी पैसों को फर्जी खातों में ट्रांसफर किया और उसे ऊंचे ब्याज पर बिल्डरों को उधार दिया। इस घोटाले की रकम से मर्सिडीज और हार्ले डेविडसन जैसी लग्जरी गाड़ियां खरीदी गईं। एंटी करप्शन ब्यूरो अब इस मामले में अन्य आरोपियों और फर्जी मुहरों की तलाश कर रही है। मकतूब मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के ताहिरपुर में 32 वर्षीय दलित सफाईकर्मी राहुल की मौत जहरीली गैस के कारण नाले में हो गई। आरोप है कि राहुल को बिना किसी सुरक्षा उपकरण या मशीन के 10 फीट गहरे नाले में उतारा गया था। राहुल अपनी 2 महीने की बकाया मजदूरी लेने गया था, लेकिन ठेकेदार ने उसे सफाई के काम में लगा दिया। परिवार का कहना है कि ठेकेदार ने सबूत मिटाने की कोशिश की और अब तक उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिला है। श्रीनगर की एक अदालत ने 1997 में सेना की हिरासत से लापता हुए अब्दुल राशिद वानी को अब मृत घोषित कर दिया है। मकतूब मीडिया के अनुसार न्यायिक जांच में पाया गया कि वानी की हिरासत में हत्या कर दी गई थी। अदालत ने श्रीनगर नगर निगम को मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया है। यह मामला कश्मीर में उन हजारों लापता लोगों की त्रासदी को बयां करता है जिनकी पत्नियां दशकों से अर्ध विधवा के रूप में जीवन बिताने को मजबूर हैं। जयपुर के आमेर किले में पर्यटकों की सवारी करने वाली हथिनी चंचल की मौत ने वन्यजीव संरक्षण की पोल खोल दी है। द वायर के लिए आथिर पेरेंचेरी की रिपोर्ट बताती है कि हाथियों को सुंदर दिखाने के लिए उन पर जहरीले रासायनिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। चंचल बीमार होने के बावजूद काम करने को मजबूर थी। विशेषज्ञों ने हाथियों के व्यावसायिक इस्तेमाल पर कड़े नियम बनाने की मांग की है और इसे प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा बताया है। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। देश और दुनिया की इन महत्वपूर्ण खबरों को हम आप तक लाते रहेंगे। हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। सुनते रहिए हरकारा न्यूज़, जहां आपको मिलती है शोर से दूर खबरों की सही रोशनी। फिर मिलेंगे। नमस्कार।